नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो हम आपको पढ़ा रहे थे संविधान और संविधान में पढ़ा रहे थे अनुच्छेद। इससे पहले हमने आपको अनुच्छेद 12 के बारे में बताया। इस वीडियो में हम आपको अनुच्छेद 13 के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम अनुच्छेद 13 स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां है। यानी मूल अधिकार है, उसमें क्या चीज असंगत है और क्या चीज में उसका अल्पीकरण किया जा सकता है, उसकी विधियां बताई गई है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां या उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत है। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई है। प्रत्येक विधि उल्लंघन की इस मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13 का भाग 3 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, का भाग कहता है अनुच्छेद 13 का 3 की विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। इसका ख भाग कहता है कि प्रवर्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान मंडल या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या इसका कोई भाग उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्र में परिवर्तन में नहीं है। 13(4) कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। चलिए, जो ये विधियां है या जो ये नियम है उनको आपको हम विस्तार से बताते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 13 कहता है कि हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। जो अनुच्छेद 13 है वो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत वर्णित मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। जो भाग 3 में लिखा गया उसके अधीन है अनुच्छेद 13। हमारे मूल अधिकार जो जिसमें लिखे हुए हैं कि हमारे मूल अधिकारों में अधिकार संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक लिखे गए हैं। व्यक्ति के मूल अधिकार जो संविधान ने व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक लिखे गए हैं। इनमें मूल अधिकार पूरे वर्णित हैं और मूल अधिकारों से संबंधित शक्तियां व्यक्ति को क्या प्रदान की गई है, व्यक्ति इनका उपयोग कब कर सकता है, कैसे कर सकता है और संसद उस पर नियम कब बना सकती है, कैसे उसको नियमित कर सकती है। यह सब अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 13 की उपयोगिता क्या है? यह अनुच्छेद अपने आप में अत्यंत गूढ़, विचारणीय तथा दीर्घकालिक निगाहतों वाला अनुच्छेद है। यानी ये अनुच्छेद खुद में ही एक बड़ा गूढ़ रहस्य है कि इसमें सब जितनी अनुच्छेद या मूल अधिकार है उनसे संबंधित गूढ़ बातें हैं वो इसमें लिखी गई है। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों पर विचार करता है और अनुच्छेद 13 जो है दीर्घकालिक दीर्घार्थकों को समझाता है। इसका उपयोग पूरे संविधान के कई अनुच्छेदों के निहितार्थ को समझने तथा कई अनुच्छेदों की सीमा तय करने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 13 का उपयोग बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद है जिनके अंदर क्या अर्थ छुपे हुए हैं उनको समझाने के लिए काम आता है। और अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों की जो सीमा है उनको तय करता है। इसके अलावा इसी अनुच्छेद के आधार पर हम न्यायपालिका को भारतीय जनता, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यायपालिका को भारतीय जनता के मूल अधिकार का संरक्षक कह सकते हैं। यानी व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, लेकिन क्या भारत की सरकार अलग अलग हर 5 वर्ष से अलग पार्टी की सरकार बनती है। कोई पार्टी अपने खुद के जो पार्टी के हित में मूल अधिकारों का हनन न कर दे, इसलिए उसको रक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 13। इसमें कोई भी राजनेता, कोई भी सांसद,
कोई भी जो है न्यायाधीश अपने निजी हित के लिए व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, या कोई पावरफुल व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। उसका संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 13 बनाया गया है। मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 12 के अनुसार उत्तरदायी पाते हैं। अनुच्छेद 13 के भाग 4 में बांटकर इसे अधिक सशक्त बनाया गया है। इसके 4 भाग होते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 13 का जो अब आपको शुरू में हमने बताया था, इसके 4 भाग हैं। 4 भागों में भाग पहला क्या कहता है, उसको हम विस्तार से हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद के इस भाग में वे कानून जो संविधान में प्रवृत्त होने से पहले अस्तित्व में मूल अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। संविधान के प्रवृत्त होने से पहले से अस्तित्व में है, यानी भारतीय संविधान कब लिखा गया था? भारतीय संविधान जब लिखा गया था उससे पहले व्यक्ति को मूल अधिकारों का, जो ब्रिटिश सरकार थी, व्यक्ति को मूल अधिकार उसने प्रदान कर रखे थे। कुछ थोड़े बहुत जो मूल अधिकार वो पहले थे, उन मूल अधिकारों को ब्रिटिश सरकार से जो मूल अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, उन मूल अधिकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। यानी पुराने कानून जो है, पूरे जो संविधान बनने से पहले जो कानून था, उससे पहले के जो मूल अधिकार हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये किसने बताया है? अनुच्छेद 13 के भाग 1 ने। और क्या कहता है अनुच्छेद 13 का भाग 1 कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले राज्य के क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस उपबंध से असंगत हैं। यानी उपबंध क्या है? उपबंध है मौलिक अधिकारों का। यानी जो पुराने नियम है, जो संविधान बनने से पहले जो अधिकार व्यक्ति को दिए गए, उससे संबंधित जो नियम है, उन नियमों से नए नियम असंगत नहीं हो जाए, उनके जैसा वो चल रहे हैं वैसा ही चले, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये कहता है अनुच्छेद 13 का भाग 1। अनुच्छेद 13 का भाग 2 क्या कहता है कि संसद में बनने वाले भविष्य के कानून। अब संसद में एक तो था संविधान बनने से पहले के जो मूल अधिकार थे वो, और 2 कहता है संसद में बनने वाले भविष्य के कानून, यानी भविष्य में मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या कानून बन सकते हैं, उनके प्रति क्या सीमाएं हैं और व्यक्ति उनको क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। इस भाग के अनुसार भविष्य में संसद द्वारा कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो जनता के मौलिक अधिकारों को कम करे। संविधान निर्माता जो थे वो किसी भी व्यक्ति को यह हक प्रदान नहीं करते कि वह किसी के भी मूल अधिकारों को छीन सके, और इसलिए अनुच्छेद 13 के भाग 2 में ये उपबंधित किया गया है, ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कानून बना के जनता के जो मूल अधिकार है उनको कम नहीं कर सकता है। यदि राज्य का ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अब चलिए कि कोई नई सरकार आती है, संसद में उसका बहुमत होता है और उन्होंने कोई कानून अपने निजी हित के लिए कोई कानून बना दिया गया है और वह कानून जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह शून्य हो जाएंगे, वो माने ही नहीं जाएंगे। मूल अधिकार जैसे हैं वैसे ही व्यक्ति को प्रदान कर दिए, वहां उनमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसका ह्रास नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको न्यूट्रल नहीं कर सकता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति। ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा शून्य घोषित कर सकती है। शून्य यानी उसको डिसमिस कर सकती है। जो कानून बनाया है जो किसी भी व्यक्ति ने अपने हित के लिए और जो दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उसको न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है, यानी उसको खत्म किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 का भाग 3 क्या है? विधि की परिभाषा। विधि क्या है? विधि वे नियम है जो हमारी न्यायपालिका द्वारा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले नियम। भारतीय न्यायपालिका के लिए उपयोग में लिए जाने वाले नियम है। उन नियम वो मौलिक अधिकारों के लिए परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में विधि की जो परिभाषा है वह बताई गई है कि कानून या कानूनी नियम
अनुच्छेद 13 के लिए क्या है। इस खंड में विधि की विधिवत परिभाषा दी गई है। यह अनुच्छेद विधि के समस्त रूपों को अपने में धारण किए है। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण क्या है कि भारतीय संविधान जो है भारतीय न्यायालय को या कोर्ट के जज को यह अधिकार देता है कि कोई भी जो केस चल रहा है उस केस को अपने अधीन ले सकता है। उसका डिसीजन मिल गया है, सरकार ने नियम बना दिया है, तो भी वह पुनरीक्षण कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है कि यह गलत है या सही है। तो अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद अपने में विधि की स्पष्ट परिभाषा को बताता है। यह विधि की परिभाषा को क्या बताता है, अब इसमें देखिए अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा क्या होगी, मौलिक अधिकारों के संबंधित। मौलिक अधिकारों के संबंधित क्या है, विधि में क्या शामिल होगा, स्थायी विधियां, परमानेंट लॉज। अब देखिए परमानेंट लॉज क्या है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। अब संसद ने कोई कानून बना लिया या राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बना लिया, किससे संबंधित कानून बनाया, मौलिक अधिकारों के साथ संबंधित। अब जो मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी नियम बना लिया है, किसने बनाया, संसद या विधानमंडल ने, और वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है और परमानेंट लॉ बना दिया गया है, तो भी न्यायपालिका उसको पुनरीक्षण कर सकती है। और अस्थायी विधियां यानी टेम्परेरी स्टेटस राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है या राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, अगर उसमें मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो भी हमारी कार्यपालिका जो न्यायपालिका है उसका पुनरीक्षण कर सकती है। और इसमें क्या आता है, संक्षेप में विधि का अर्थ होता है अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनियम, अधिसूचना और प्रथाएं। देखिए कोई भी अध्यादेश जारी किया जाता है तो अध्यादेश जारी करने के बाद यदि वह पारित हो जाता है, ठीक है, संसद में भी पारित हो जाता है, पहले अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति और उसके बाद में यदि वह जारी कर दिया जाता है तो वह नियम बन जाता है, और वह नियम जो होता है विधि बन जाती है और उसको संविधान में उल्लेखित कर दिया जाता है। वह भारतीय संविधान के लिए कानून माना जाएगा। और भारतीय संविधान के लिए क्या कानून माना जाएगा या विधि मानी जाएगी, आदेश, किसी के ऑर्डर है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी मौलिक अधिकार से संबंधित तो कोई ऑर्डर दे दिया है, किसी बड़े व्यक्ति ने, राष्ट्रपति ने, राज्यपाल ने या वहाँ के प्रधानमंत्री ने कोई ऑर्डर दे दिया गया है, तो यदि वह बहुत समय तक चलता है तो वह नियम बन जाता है या विधि बन जाता है। उपनियम जो है नियम है, विनिमय, अधिसूचना और प्रथा है। काफी प्रथाएं ऐसी है जो सालों से चली आ रही है और हमारे समाज के लिए आवश्यक है और उसको सरकार भी मानती है। तो ऐसे जो प्रथाएं हैं वो कानून बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं या विधि बन जाते हैं। अनुच्छेद 13 का भाग 4 है विधि व संशोधन पृथक है। अब देखिए विधि और संशोधन दोनों, नियम और संशोधन दो अलग अलग चीज है, एक चीज नहीं है। ये कैसे, यह भाग अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 के बीच अंतर बताता है। अनुच्छेद 13 में क्या है लिखा हुआ है और अनुच्छेद 368 में क्या लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो अनुच्छेद 13 बताता है। अनुच्छेद 13 का भाग 4 बताता है। क्या बताता है, अनुच्छेद 13 में विधि दी गई है, अनुच्छेद 368 में संशोधन संबंधी नियम बताए गए हैं। इन दोनों को पृथक करता है अनुच्छेद 14 का भाग 4। इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन किए गए हैं उस पर अनुच्छेद 13 का भाग 4 लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 13 का उपरोक्त भाग 13 का 4 प्रारंभ में अत्यधिक विवादित था, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि विधानमंडल और विधान न्यायपालिका में कौन बड़ा है। अब देखिए अनुच्छेद 13 क्या करता है, न्यायपालिका को बड़ा बना देता है, ठीक है ना। लेकिन
संविधान में कहीं पे भी स्पष्ट नहीं है कि विधानमंडल बड़ा है या न्यायपालिका। कहीं तो विधानमंडल बड़ा हो जाता है, कहीं न्यायपालिका बड़ी हो जाती है। और यदि अनुच्छेद 13 को देखें, अनुच्छेद 13 का भाग 4 देखें तो क्या क्या हमें पता चलता है कि भारतीय न्यायपालिका के पास पुनरीक्षण का अधिकार है, जिससे क्या होगा, यदि राष्ट्रपति ने कोई नियम बनाए हैं या किसी संसद द्वारा नियम बनाए गए हैं या किसी विधानमंडल द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उनको न्यायपालिका पुनरीक्षण के लिए ले जा सकती है। यानी इसमें बड़ा कौन हो गया, न्यायपालिका बड़ी होगी। लेकिन संविधान में कहीं पे भी स्पष्ट नहीं है कि विधानमंडल बड़ा है या न्यायपालिका बड़ी है। अतः समय समय पर विभिन्न वादों के कारण उपरोक्त दोनों शक्तियों के बीच खींचतान शुरू हो जाती थी। यानी खींचतान क्या, कि भारतीय गवर्नमेंट की जो बोलते हैं कार्यपालिका जो सोचती है कि हम बड़े हैं, किसी भारतीय संविधान कहीं पे क्या, जैसे भगवत गीता में लिखा हो ना, वैसे कभी तो बड़ी हो जाती है कार्यपालिका, कभी बड़ी हो जाती है न्यायपालिका। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, खींचतान उत्पन्न हो जाती है। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अनुच्छेद 13 का मूल क्या उद्देश्य है, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, वह हम आपको बताते हैं। 4 लाइनों में है। इसका मेन मकसद क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है। कि अनुच्छेद 13 कहता है, अतः अनुच्छेद 13 के तहत न्यायपालिका विधानमंडल को जनता के मूल अधिकार कम करने से रोकती है। न्यायपालिका किसी को भी, इसमें न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 13 में कि वह किसी के भी मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 368 के तहत विधायिका को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार अनुच्छेद 13 न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका के द्वारा मूल अधिकारों की अनदेखी पर लगाम लगाती है तथा सुप्रीम कोर्ट के भारतीय जनता के मूल अधिकारों का संरक्षक होने की बात को सिद्ध करता है। यानी अगर छोटे शब्दों में यदि मूल अनुच्छेद 13 को समझाना चाहे तो अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को मूल अधिकारों का रक्षक बनाती है। मूल अधिकारों के से संबंधित यदि कोई गवर्नमेंट या कार्यपालिका नियम बनाती है, कानून बनाती है जिससे कि मूल अधिकारों का हनन हो, तो जनता को मूल अधिकारों से की रक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 13। न्यायपालिका उसका पुनरीक्षण करके उस नियम को शून्य बना सकती है जिसमें जनता के मूल अधिकारों का हनन हुआ है। ये तो था अनुच्छेद 13। आशा करता है कि आपको अनुच्छेद 13 समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।